ईज़ी स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनोमेट्रिक्स को लेकर है। इकोनोमेट्रिक्स में आज हम बात करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, यानी आप ये समझ लें कि मल्टीपल वेज में जब हम बात करते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल्स की, तो वहाँ हम डिस्कस करते हैं रिग्रेशन मॉडल को मल्टीपल वेज में। बेसिकली किस तरह से मल्टीपल होता है कि इसमें एक होता है वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और बाकी कई ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। उनके साथ उस वन डिपेंडेंट वेरिएबल का इंट्रैक्शन कराना या उसके साथ जो रिलेशनशिप क्रिएट करना, वो कहलाता है आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बेसिकली क्या होता है कि ये कंडीशन ये होती है कि एक आपके पास ऐसा नंबर होता है या ऐसी फिगर होती है जो कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, यानी फिक्स्ड वेरिएबल होती है, ठीक है, और बाकी जो इसकी फिगर्स होती हैं या बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर रेजिडेंसी आ सकती है, फ्लक्चुएट हो सकते हैं, स्टैटिकल फिगर्स बदल सकती हैं, वो यहाँ पर ऐसे पार्टनर्स होती हैं इस मॉडल में, ठीक है। पर वो क्या करता है, वो इसके साथ एक लीनियर रिलेशनशिप क्रिएट करता है और उसको दिखाता है कि लीनियर वे के अंदर से डिफाइन कर पाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें, इससे होता क्या है, सबसे पहले ये यूज़ किया जाता है किस काम के लिए इकोनोमेट्रिक में, कि हम इसको कई फैक्टर्स के ऊपर चेक कर सकते हैं, कई फैक्टर के ऊपर इसका असरात देख सकते हैं। कि जैसे आप लेट सपोज देखेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से उसके कई सेक्टर्स के ऊपर क्या असरात आए, ये आपको देखने में बड़ी आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे आपका कोई भी ऐसा कंडीशन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो बढ़ती है तो आपकी कंजप्शन पे और आपके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर या दीगर ऐसे जो नॉन लीनियर रिलेशन है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इम्पैक्ट जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। बेसिकली उसके असरात को जाहिर करता है कि आपने अगर कोई पॉलिसी या कोई चीज़ लगाई है तो उसका जो आउटकम होगा वो किस तरह का होगा, या आउटकम आप किस तरह का हासिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके मेजर, जो इसके मेन एजम्पशंस हैं वो क्या हैं। पहले सबसे बड़े बात करते हैं कि अगर हम गैज-मार्कोव थ्योरम को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, इसके बिल्कुल सेम गैज-मार्कोव थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है इसके एजम्पशंस डील किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि आपका ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ठीक है, आप उससे एस्टिमेट कर रहे हैं और उसके बाद आपका वो एस्टिमेशन जो है कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके ब्लू के अंदर, यानी आपका एक और नया जो है एरर ऑफ टर्म्स के अंदर शिफ्ट हो जाता है। वहाँ कंडीशंस क्या होती हैं कि वहाँ आपके पास ये लाजमी होना चाहिए ताकि आपकी जो मल्टीकोलिनियरिटी है उसकी वजाहत सही से हो सके कि आपके जो मल्टीकोलिनियरिटी है वो रियल है या नहीं है। पहली बात लिनियरिटी, इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो y और x वेरिएबल्स हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो लीनियर होने चाहिए, यानी बिल्कुल उनका एक क्लियर विजन होना चाहिए। तो उसके बाद कहते हैं नो परफेक्ट क्वांटिटी कोलिनियरिटी, इसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो परफेक्टली कोरिलेट हो किसी और वेरिएबल के साथ, ठीक है। फिर क्या होता है होमोसिडेक्सिटी में क्या होता है कि कांस्टेंट देखा जाता है कि अक्सर इसमें एरर टर्म्स मौजूद होते हैं। एरर टर्म्स लाजमी होना भी इसके एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर कहते हैं और नो ऑटो कोरिलेशन, इसके अंदर कोई एरर इस तरह से नहीं होता कि वो किसी के साथ रिलेट करे, और अक्रॉस दी ऑब्जर्वेशन जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं उनमें किसी भी एरर टर्म को किसी एरर के साथ कोरिलेट नहीं होना चाहिए, वरना ये मॉडल आपका काम नहीं करेगा, ये कारगर साबित नहीं होगा। फिर अगर बात करते हैं एक्सोजेनिटी, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा किसी भी वेरिएबल के साथ कोरिलेट नहीं करना चाहिए, और उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर टर्म्स के अंदर एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कुछ सेपरेट हो, जिससे पता चल जाए कि आपका जो टर्म या मॉडल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वे में काम कर रहा है। फिर क्या कहते हैं जी नॉर्मलिटी ऑफ एरर्स। नॉर्मलिटी ऑफ एरर्स ये होती है कि आपके पास स्मॉल सैंपल पर अगर हम बात करें, छोटे सैंपल्स के ऊपर बात करें, तो वहाँ हम ये देखते हैं कि वैलिड हाइपोथेसिस होना चाहिए आपके पास, जो टेस्टिंग यूजेस हो, टेस्टिंग के साथ यूज़ किया गया हो, आपने टी टेस्ट और एफ टेस्ट को लाजमी लगाया हो, तब आपके पास ये कंडीशन होंगी। अगर इन तमाम कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी आपकी जो है वो यहाँ नहीं लगती है और उसमें कोई ना कोई इफेक्ट नज़र आता है, तो ये कहा जा सकता है कि आपकी जो सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो गुड नहीं होगी, या उसके अंदर कोई इम्परफेक्शंस का खदशा देखा जा सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स नोटिस की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मल्टीकोलिनियरिटी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम इसके अंदर ऑब्जर्व होती है वो क्या होती है कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बहुत दफ़ा कोरिलेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा हाई कोरिलेशन शो करा रहा होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड एरर्स आ रहे होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, एस्टिमेशन आपकी जो है अनरिलायबल हो जाती है, ये प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर इसकी सोल्यूशन ये है कि आप
ऐसा करें कि जो बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड वेरिएबल्स है उनका यूज़ ना करें, और उसकी जगह आप वेरिएंस इन्फ्लेशन को इस्तेमाल करें, इन्फ्लेशन फैक्टर्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो है वो बेहतर तरीके से रिजल्ट नज़र आ सके। फिर उसके बाद बात करते हैं हेटेरोडॉक्सिटी। हेटेरोडॉक्सिटी के अंदर क्या होगा? हेटेरोडॉक्सिटी के अंदर ये कंडीशंस होंगी कि वहाँ आपका नॉन कांस्टेंट वेरिएंस देखा जाता है एरर में, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, इसकी प्रॉब्लम क्या बनेगी कि अब आप OLS से एस्टिमेट करेंगे तो आपको देखा जाएगा कि आपका कभी कभार जो है वो ऐसा शो हो जाएगा आपको कि वो अनबियस्ड स्टैंडर्ड ऑफ एरर दिखा रहा होता है, जो कि अक्सर अनकरेक्ट होते हैं, ठीक है। इसकी सोल्यूशन ये होती है कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट ये करना होता है कि स्टैंडर्ड एरर्स को निकालना होता है, या वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग आप इसको निकालते हैं तो आपका बिल्कुल क्लियर रिजल्ट आता है और रिजल्ट आपका एक्यूरेट होता है। एंडोजेनाइटी यानी आपका क्या होता है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वेरिएबल कोरिलेटेड होता है किसी भी एक एरर टर्म के साथ, जिसमें क्या होता है कि आपको अक्सर देखा जाता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि ये आपको कभी कभार शो कराता है कि बायस्ड एस्टिमेटर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कभी कभार आपको ये लगता है कि ये इनकंसिस्टेंट एस्टिमेट है, यानी आपकी जो एस्टिमेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो रही है, ठीक है। तो ये इससे भी बड़ा प्रॉब्लम बनता है। इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स को यूज़ करना होता है। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर जो रिग्रेशन है वो आपके सामने आ जाएगी और आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑटो कोरिलेशन की बात करते हैं। ये क्या करता है जी, एरर टर्म्स को कोरिलेट करता है, यानी सिर्फ ये क्या करता है, ये एरर टर्म्स को शो करा रहा होता है। जैसे टाइम कॉमन दिखा रहा है, कभी कभार आपके पास कोई चीज़ें आपके पास कॉमन आ रही हैं, कोई इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जैसे आपकी कोई भी जो डाटा है उसके अंदर सीरीज नहीं बन पा रही, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ देखी जाती है। ये प्रॉब्लम क्या होती है, ये प्रॉब्लम आपकी इनएफिशिएंट एस्टिमेशन को शो कराती है। और ये आपको यूज़ करने के लिए किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं आप इसको, कि आपने इसमें लीस्ट स्क्वायर के जो मेथड है, जिसे हम कहना चाहिए कि जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर जो है उसके मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन यूज़ नहीं करते जो कि एरर्स को मज़ीद इंक्रीज करे। तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं कि क्लियर आपको टर्म वेरीफाई करती है और टर्म दिखा देती है। अब इसकी की फीचर से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। ये सिंपल सी बात है, ये आपको एक्सप्लेन कर देता है कि मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो आपके एक इकनॉमी के अंदर, या इकनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं मल्टीपल फैक्टर्स के, वो किस तरह से काम कर रहे हैं या किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये उनका बैकग्राउंड ऑफ वर्किंग क्या है। बेसिकली क्या है कि जैसे आपने बात की अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की जब हम बात करेंगे तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप बनता है वो क्या बनेगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है और डिस्कशन दे रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं OLS इज द मोस्ट कॉमन एस्टिमेशन होता है इसका। सबसे बड़ी चीज़ इसके जो OLS है, जो आपके पास OLS मॉडल होता है, वो मॉडल आप जब इस्तेमाल करते हैं तो वो मेन एस्टिमेशन इसका बनता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे हम देख लेते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो अनबायस्ड है या एक एफिशिएंट एस्टिमेटर है, ठीक है। इससे भी मॉडल की पहचान करते हैं, फिर उसके बाद हम मॉडल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है जी, गुडनेस ऑफ फिट इज मेजर्ड यूजिंग। अच्छा, अब देखें यहाँ क्या होता है, कुछ फार्मूलाज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मॉडल को गुड और फिट बनाने के लिए हम उसके अंदर कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, जिन फार्मूलाज को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने वही कहा ना कि ये चीज़ें आपकी ज़्यादातर बोर्ड के ऊपर या आपकी कई क्लासरूम के अंदर ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर आपका राइटिंग फॉर्म में होता है और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप की फॉर्म्स होती हैं। इस वजह से अक्सर बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं कि अगर कभी देखते हैं कि कोई भी अजम्पशन वायलेट कर रहा होता है, कहीं अजम्पशन ने गड़बड़ कर दी है, तो वो गड़बड़ क्या होती है, उस गड़बड़ को भी रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ पर अजम्पशन को ठीक करने के लिए मल्टीकोलिनिटी का इस्तेमाल करते हैं, एंडोजेनिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब ये चीज़ें देखी जाती हैं, ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उस ऑब्जर्वेशन के लिए हम डिफरेंट किस्म की इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स को यूज़ करके उसे एम्प्लॉय करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक स्पेशल किस्म की फिगर मिलती है, और एक स्पेशल फिगर के थ्रू हम अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह से डील कर रहा है या किस तरह से ट्रीट कर रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको डिस्कस करना बहुत अहम है यहाँ पर।